सोचिए, एक देश जहां हर साल करोड़ों बच्चे स्कूल जाते हैं, लाखों स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, हर घर में पेरेंट्स बच्चों से कहते हैं पढ़ लो जिंदगी बन जाएगी। लेकिन वही बच्चा जब 15-20 साल पढ़ने के बाद जो मार्केट में जाता है तब उसे पता चलता है कि जॉब के लिए जो स्किल्स चाहिए वो उसे कभी सिखाई ही नहीं गई। और ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। इस ग्राफ को देखिए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट 0.2% है और जिन्होंने हायर एजुकेशन किया है उनमें अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 13% है। यानी अब जितना ज्यादा पढ़ते हो बेरोजगार रहने का रिस्क उतना ही बढ़ जाता है। यही से शुरू होती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की असली कहानी। देखिए, इंडिया की एजुकेशन पॉलिसीज कब बनी, किस पॉलिसी और रिफॉर्म का ग्राउंड पर क्या इम्पैक्ट हुआ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स, पॉलिटिक्स, इन सब का क्या रोल रहा, ये सब आपको अभी पता चल जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। बस सबसे पहले आप ये देखिए, इंडिया में जो एजुकेशन है उसका पर्पस क्या है। सारा यूथ एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए बस, उसके बाद लाइफ सेट है, इसके पीछे पड़ा है। और यही सोच इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट जॉब का ऑब्सेशन है, ये हमारे अंदर आया कहां से? ये वेस्टर्न कंट्रीज में तो नहीं है। देखिए, इसकी जड़ें मिलती है कॉलोनियल पीरियड में। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया में अलग अलग तरह के लर्निंग सिस्टम्स मौजूद थे। गांव में पाठशालाएं थी, धार्मिक और फिलोसॉफिकल एजुकेशन के लिए गुरुकुल्स थे। व्यापार, खेती, टेक्सटाइल और मेडिसिन जैसी स्किल्स फैमिली, कम्युनिटी और गाइड सिस्टम के थ्रू सीखी जाती थी। फिर ब्रिटिश आए तो उनको इतने बड़े देश को रूल करने के लिए बड़ी संख्या में ऐसे इंडियंस चाहिए थे जो इंग्लिश समझ सकें, ब्रिटिश लॉ समझ सकें, फाइल्स बना सके और अंग्रेजों को गवर्नमेंट चलाने में मदद कर सके। नीचे काम करते रहे, मालिक ना बने और ज्यादा ज्ञान ना दे। अब एजुकेशन का सवाल ये नहीं था कि इंडियन सोसाइटी को क्या चाहिए, सवाल ये था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चाहिए। तो 1835 में थॉमस विंगटन मैकले, इन्होंने अपना फेमस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन लिखा। इसको मैकले मिनट भी बोला गया। ये जो मैकले था, इसका साफ बिलीफ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट करनी चाहिए। उनका एम था ऐसे लोग तैयार करना जो खून से इंडियन हो लेकिन उनकी सोच अंग्रेजों जैसी हो। तो ऐसे शुरुआत से ही एजुकेशन का बड़ा हिस्सा जॉब पे फोकस था। लेकिन जॉब का मतलब इनोवेशन या इंडस्ट्री क्रिएशन नहीं था। जॉब का मतलब था ऑफिस और फाइल्स तक। और ये जो इंग्लिश एक स्टेटस सिंबल बन चुके हैं हमारे देश में, इसकी भी कहानी यहीं से शुरू होती है। उस टाइम पे होता यह था कि जो इंग्लिश जानता था उसको गवर्नमेंट जॉब्स में चांस मिलता था। जो इंग्लिश पढ़ता था वह कोर्ट, ऑफिस, यूनिवर्सिटीज तक जाता था। और यहीं से जो सरकारी नौकरी का ऑब्सेशन है, ये हमारे डीएनए तक में चला गया है। यही सोच आज भी बहुत जगह दिखाई देती है। आप पेरेंट्स को देख लो, वो बच्चे की सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हैं। स्टूडेंट्स हैं जो उनमें सरकारी नौकरी का ऑब्सेशन है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आज तक हम में से ऑब्सेशन गया क्यों नहीं? इसका मेन रीजन है एक्सपोजर। आप मेट्रो सिटीज को छोड़ दो तो ज्यादातर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सरकारी नौकरी के बाहर एक्सपोजर ही नहीं मिला है। उनको ये पता ही नहीं है कि इसके अलावा करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। और ये चीज स्टूडेंट्स को कॉलेज खत्म होने के बाद पता चलती है। अगर कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में म्यूजिक में एडमिशन लेता है तो 4 लोग हंसने वाले आ जाते हैं। आप भी अपने पेरेंट्स को बोल के देखो कि मुझे यूनिवर्सिटी में म्यूजिक सीखना है और उसी में अपना करियर बनाना है, तो आप भी रिएक्शन देख लेना। तो उसके बाद 1947 में इंडिया आजाद हुआ। देश गरीब था, लिटरेसी बहुत कम थी, स्कूल कम थे, टीचर्स कम थे। सरकार के सामने 2 ऑप्शंस थे, पहले सबको स्कूल पहुंचाया जाए या क्वालिटी इंप्रूव की जाए। देश गरीब था तो सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे कि दोनों काम किए जा सके। तो सरकार ने क्वालिटी की जगह पर क्वांटिटी को चुना ताकि हर बच्चे को एक्सेस मिले। इसलिए ज्यादा स्कूल, ज्यादा टीचर और ज्यादा एनरोलमेंट पर फोकस किया गया, जो कि सही डिसीजन था। क्योंकि अगर क्वालिटी पर फोकस करते तो अच्छी क्वालिटी के कुछ ही स्कूल और कॉलेजेस खुल पाते और ज्यादातर बच्चे स्कूल से दूर रहते, इससे ज्यादा नुकसान होता। इसके बाद 1964 में कोठारी कमीशन आया जिसने एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने का आइडिया दिया और एजुकेशन पर जीडीपी का 6% खर्च करने का भी गोल रखा। इसके बेस पर 1968, 1986, 1992 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बनी, जिसमें वुमेन एजुकेशन, SC ST, रूरल इंडिया पर फोकस किया गया। लेकिन जिस लेवल की फंडिंग और टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। और जो एजुकेशन पर जीडीपी का 6% खर्च करने का गोल रखा गया था, वो आज तक किसी भी सरकार ने, चाहे किसी की पार्टी की हो, वो टारगेट पूरा नहीं किया है। इसके बाद आता है साल 2001, सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA, ये लॉन्च होता है और मिड डे मील स्कीम भी लॉन्च होती है। इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। स्कूल्स में गर्ल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, ड्रॉप आउट कम होता है। इसके अलावा बैकवर्ड क्लास का भी एनरोलमेंट बढ़ता है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। यहाँ पे जाके इंडिया की हर बच्चे को स्कूल तक लाने की लड़ाई पूरी होती है। 2024 में 6 से 14 साल तक के बच्चों का स्कूल एनरोलमेंट 98% तक पहुंच चुका है और पिछले 20 साल से नंबर 95% से ऊपर ही रहा है। सरकार ने नंबर तो अचीव कर लिया है, लेकिन जो क्वालिटी है वो अभी भी वही की वही है।
जैसे क्लास 3 के सिर्फ 23% बच्चे हैं जो क्लास 2 की बुक पढ़ पाते हैं और क्लास 5 में नंबर 45% है। और जब ये स्टेट्स बाहर आते हैं तो पेरेंट्स को डर लगता है और फिर इस डर का फायदा प्राइवेट स्कूल्स वाले उठाते हैं। पेरेंट्स के लिए मजबूरी बन जाती है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजना, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि उनका बच्चा पीछे रह जाए एक ऐसे स्कूल में जाके जहां पर क्लासरूम ही नहीं है, और अगर क्लासरूम्स हैं तो टीचर नहीं है। और इसकी वजह से समाज में इनइक्वालिटी भी हुई है। जैसे एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां टीचर पहले ही कम होते हैं और जो होते हैं उनकी भी ड्यूटी कभी इलेक्शंस में, कभी सेंसस में और कभी सर्वे करने में लग जाती है। तो ऐसे वो 6 महीने स्कूल में रहते हैं और 6 महीने स्कूल से बाहर रहते हैं। दूसरी तरफ एलीट प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां एयर कंडीशन क्लासरूम्स, इंटरनेशनल करिकुलम, रोबोटिक लैब, स्विमिंग पूल सब कुछ है। बच्चों को ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। और कम फीस वाले प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जहां पेरेंट्स मुश्किल से फीस भर पाते हैं। क्वालिटी हमेशा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल्स ने कुछ चीजें इंप्रूव की हैं, जैसे डिसिप्लिन, इंग्लिश एक्सपोजर, पेरेंट्स अकाउंटेबिलिटी। तो ऐसे एजुकेशन धीरे धीरे राइट से प्रोडक्ट बन चुकी है। और जब एजुकेशन प्रोडक्ट बनती है तो जो अफोर्ड कर पाता है वो आगे निकल जाता है, और जो अफोर्ड नहीं कर पाता वो पीछे छूट जाता है। एग्जाम सेम है लेकिन स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रेस में जो आगे निकल रहा है वो भी रट्टा लगाकर नंबर लेके आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो भी नहीं कर पा रहा है। क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग का तो दूर दूर तक नाम नहीं है। और फिर यही बच्चे रटा रटाया आंसर लिखकर डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में जाते हैं तो पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं। तो ये जो रट्टा सिस्टम है, इसकी वजह से इंडिया में एग्जाम है जो वो एक मेमोरी टेस्ट बन गए हैं। अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वहाँ क्लास में प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, ग्रुप बनाकर टीम वर्क सिखाया जाता है, राइटिंग होती है, रीजनिंग होती है। साल भर कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का रोल ज्यादा रहता है। टॉप वेस्टर्न यूनिवर्सिटी सिर्फ टीचिंग नहीं कराती, रिसर्च, इनोवेशन और नॉलेज क्रिएट करते हैं। कितने ही स्टार्टअप्स और पेटेंट उनके नाम पे हैं। और अगर हम चाइना की बात करें तो 1980s में इंडिया और चाइना दोनों डेवलपिंग कंट्रीज थे, दोनों के सामने सेम प्रॉब्लम थी। लेकिन चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद एजुकेशन को भी रिफॉर्म किया। 1990s में चाइना ने प्रोजेक्ट 211 और प्रोजेक्ट 985 शुरू किए, जिसमें उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट किया कि इनको वर्ल्ड क्लास बनाना है। इसके बाद चाइना ने जो चाइनीज स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स वेस्टर्न कंट्रीज में जॉब कर रहे थे उनको अच्छी सैलरीज और सपोर्ट देकर वापस बुलाया। वो भी सभी को तो नहीं बुला पाए, लेकिन कुछ को बुलाया। और इसके अलावा रिसर्च फंडिंग, लैब्स बनवाए, और आज चाइना का एजुकेशन सिस्टम वेस्टर्न कंट्रीज को टक्कर देता है। चाइना की 5 यूनिवर्सिटी टॉप 40 में आती हैं। दूसरी तरफ इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी ग्लोबल टॉप 100 में भी नहीं है। जहां चाइना आज AI, रोबोटिक्स और साइंटिफिक रिसर्च में दुनिया को चैलेंज कर रहा है, वहां इंडिया में कुछ IITs और एलीट इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दें तो रिसर्च कल्चर का नाम भी नहीं है। इसके बाद 2020 में सरकार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है उसमें रट्टा लर्निंग से हटकर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जोर दिया गया है। लेकिन जो सिलेबस है वो अभी भी पुराना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। आज दुनिया AI की रेस में दौड़ रही है और हम वही 1985 का सिलेबस पढ़ रहे हैं। देखिए, स्कूल में AI सिर्फ चैट GPT का यूज करना नहीं है। AI का असली यूज है कि बच्चे को उसके लेवल के हिसाब से लर्निंग मटेरियल और कोचिंग देना। जैसे एक स्टूडेंट मैथ में वीक है, AI उसे बेसिक लेवल से प्रैक्टिस करा सके, और सेम स्टूडेंट किसी दूसरे सब्जेक्ट में तेज है, वहां पर उसे एडवांस क्वेश्चन दे सके। टीचर को पता चल सके कि क्लास में किस स्टूडेंट को कितनी अटेंशन चाहिए। आज इंटरनेट के दौर में आप एक गूगल सर्च से कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हो, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को हिस्ट्री की तारीखों का रट्टा मारकर एग्जाम में नंबर लाने होते हैं। आज जिस बच्चे को AI और रोबोटिक्स सीखनी चाहिए वो अभी भी बेसिक रीडिंग्स और गुणा भाग में स्ट्रगल कर रहा है। इसमें सरकार ने कुछ भी चेंज नहीं किया है, लेकिन एक चीज चेंज की है, मुगलों के चैप्टर कम किए हैं बस। कल को कोई दूसरी पार्टी की सरकार आएगी, वो मुगलों को वापस ले आएगी। ये ऐसी ही चीज चेंज करके अपने वोटर्स को खुश करते रहेंगे, लेकिन जो सिलेबस एक्चुअल में चेंज करने का है वो कोई नहीं करेगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज एजुकेशन को भी पॉलिटिक्स में ले आई हैं, इसलिए हर रिफॉर्म में पॉलिटिक्स आती है। लैंग्वेज पॉलिसी पर डिबेट होती है, रिजर्वेशन पर डिबेट होती है, हिस्ट्री सिलेबस पर डिबेट होती है, किसे हीरो बताया जाए, किसे विलन बताया जाए। ये एजुकेशन को भी कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि जो आपकी एजुकेशन कंट्रोल करता है वो आपका नरेटिव भी कंट्रोल करता है, और नरेटिव भी ये दूसरे बच्चों का कंट्रोल करते हैं। अपने बच्चों को तो ये पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं या किसी देश के एलीट प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो इनका बच्चा एडवांटेज में रहता है। दूसरी तरफ जहाँ पेरेंट्स खुद स्कूल नहीं गए हैं, जहाँ घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, जहाँ बच्चा स्कूल के बाद काम भी करता है, वो बच्चा सिस्टम में ऑफिशियली एनरोल तो हो जाता है, लेकिन कंपटीशन में पीछे रहता है। यही गरीब बच्चा अगर अच्छा स्कूल, अच्छा टीचर और सही गाइडेंस पा जाए तो पूरे परिवार को गरीबी से उठा सकता है। लेकिन अगर सिस्टम फेल कर जाए तो यही गरीबी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है।
मैं लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, अगर ये सब ठीक करना है तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि जो पॉलिटिशियंस हैं इनके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कंपलसरी होना चाहिए, तब जाके गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशन सुधर सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।